धन्यवाद अध्यक्ष जी। वास्तव में इतने अच्छे अच्छे वक्तव्य आए हैं और इतनी सूचनाएं कि हमारे कई मान्य सदस्यों ने, तिवारी जी ने, विप्लव जी ने, नरसिम्हा राव जी ने और सभी मान्य सदस्य जिन्होंने आज चर्चा में भाग लिया, सुजीत जी ने शुरू की। लेकिन मैं सबसे पहले तो सभी 10 के 10 जो हमारे राज्यसभा के मान्य सदस्य इस कमेटी में थे, वास्तव में तो सभी 31 ने बहुत बढ़िया काम किया, पर चूंकि अभी मैं राज्यसभा में हूँ, माननीय घनश्याम तिवारी जी, माननीय जीवीएल नरसिम्हा राव जी, माननीय महेश जेठमलानी जी, माननीय राधा मोहन दास अग्रवाल जी, विवेक तनखा जी, सुखेंद्र शेखर रे जी, कानीमोजी एनवीएन सोमू, डॉक्टर श्री नारायण दास गुप्ता जी, श्री सुजीत कुमार जी और श्री मस्तान राव बीड़ा जी, सभी का कंट्रीब्यूशन तहे दिल से एक्नॉलेज करना चाहता हूँ। बहुत ही लाजवाब, मैंने अपने जीवन में इतने अच्छी रिपोर्ट और इतने अच्छे सुझाव कम ही देखे। बहुत अच्छी रिपोर्ट आई। इसमें लगभग सभी का एक सार मुझे दिखा कि ये काम आगे भी चलते रहना चाहिए, राज्यों को भी इस काम में जोड़ के, और राज्यों ने भी इसमें और पहल करनी चाहिए। मैं बहुत खुश हुआ ये बात सुन के, पर दो विषय मैं रखना चाहूँगा। एक तो इस कमेटी ने बहुत अच्छा सुझाव हमें ये भी दिया कि हम एक कमेटी बनाए, एक वर्किंग ग्रुप बनाए जो इस काम को आगे चलाते रहे। जो काम ये डिक्रिमिनलाइजेशन का शुरू हुआ है, आप सुजीत जी, आप और घनश्याम जी, नरसिम्हा राव, बीड़ा जी, सब लोग उसमें थे। आपकी ये मुझे बहुत बढ़िया बेहतरीन सुझाव लगा कि एक वर्किंग ग्रुप बनाए और सब कानून को देखते रहे। तो आपको जान के खुशी होगी, आपके रिपोर्ट आने के बाद हमने एक वर्किंग ग्रुप बना दिया है जो इस काम को आगे चलाते रहेगा। अन्य अन्य डिपार्टमेंट है, नीति आयोग है, रिजर्व बैंक, नाबार्ड, नेशनल हाउसिंग बैंक, एनपीसीआई, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, एफएसएसआई, ऐसे करीब करीब 22 कैटेगरीज के लोगों को इसमें जोड़ा है। लीगल प्रोफेशनल्स को जोड़ा है, प्राइवेट प्रोफेशनल्स और सरकारी अधिकारी, कई इंडस्ट्री चैम्बर्स को जोड़ के हमने एक कमेटी वर्किंग ग्रुप बना दिया जो इस काम को आगे बढ़ाते रहेगा। साथ ही साथ स्टेट्स के साथ भी हमारी चर्चा शुरू हुई है, जो माननीय विजय साई रेड्डी जी ने कहा और कई मान्य सदस्यों ने कहा कि वो भी ऐसा सिमिलर एक्सरसाइज करें। अच्छा सुझाव था कि हम भी उनको कुछ गाइडलाइंस या कुछ गाइडेंस या कुछ सपोर्ट दें और मिल के केंद्र और राज्य ये परिवर्तन करें। एक अच्छी बात आई हमारे समक्ष कि कई लोगों को मालूम नहीं पड़ता है क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं। शायद विजय साई रेड्डी जी ने कही या थम्बीदुराई जी ने कि प्रावधान में बदलाव होते रहते हैं, सबको एक जगह पे कैसे लोगों को सरलता से मिल सके। आप सबको एक सूचना देते हैं मुझे बड़ा हर्ष होता है आपके माध्यम से अध्यक्ष जी, हमने एक नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम स्थापित किया है जिसमें कोई भी व्यक्ति जो कोई उद्योग चलाना चाहे, कोई व्यापार करना चाहे, कोई नया काम शुरू करना चाहे, वो उसमें जाके उसमें एक नो योर अप्रूवल्स का सेक्शन है। अगर बताए कि मुझे चमड़े का कारखाना शुरू करना है, जैसे वो बताते हैं तो हम उस नेशनल सिंगल विंडो से उनको गाइड करते हैं कि आपको कौन कौन से कानून और कौन कौन से प्रावधान लागू होंगे, और उसके हिसाब से फिर आप अप्रूवल्स भी उस सिंगल विंडो के ऊपर ही अप्लाई कर सकते हैं। और हमने स्टेट्स को भी आमंत्रित किया है, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कई स्टेट्स इसमें जुड़े हैं। लगभग देश के सभी स्टेट्स राजनीति को छोड़ के, राजनीति से और ऊपर उठ के, लगभग सभी स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज उसमें जुड़ रहे हैं। केंद्र के, राज्यों की, कॉरपोरेशन की, पंचायत की, सबकी परमिशंस हम चाहते हैं देश भर की एक ही जगह पे आ जाए, जिससे रिन्यूअल्स भी आसान हो, कोई पेमेंट करनी है ड्यूटीज की या एप्लीकेशन फी, वो भी आसान हो। तो अलग अलग तरीके से ये नेशनल सिंगल विंडो एक रेवोल्यूशनरी स्टेप प्रधानमंत्री मोदी जी ने इंट्रोड्यूस किया है। हमें मार्गदर्शन दिया कैसे बनना चाहिए, कैसे सरल तरीके से लोग अपना काम कर सके, और जैसा माननीय तिवारी जी ने कहा, इस देश में और लोग प्रोत्साहित हों, स्टार्टअप्स की दुनिया में, व्यापार की दुनिया में उद्योजक बने, जॉब गिवर्स बने, जॉब प्रोवाइडर्स बने, जॉब सीकर्स ही ना बने। हर एक व्यक्ति सिर्फ एक सरकारी नौकरी के पीछे ना भागता रहे।
लोगों की हिम्मत और हौसला बढ़े कि हम भी अपना पैरों पे खड़े हो सकते हैं, नया कारोबार कर सकते हैं। और आज के हमारे युवा युवतियों का एंटरप्राइज देख के माननीय अध्यक्ष जी हैरानी होती है। आज स्पेस रॉकेट तक हमारे स्टार्टअप की दुनिया में आईआईटी मद्रास में बन रहे हैं। एक तो व्यक्ति ने डोसा बनाने का काम शुरू किया मुंबई में, और सर डोसा इतना स्वादिष्ट बनाते हैं, 300 रुपए का डोसा बेचता है, 300 रुपए का, और इतना स्वादिष्ट बनाता है कि लाइन लगती है, उसका सामान खत्म हो जाता है लेकिन डिमांड खत्म नहीं होती। तो अलग अलग प्रकार से आज देश में युवा युवती नए नए प्रयोग से देश को गौरवान्वित कर रहे हैं, और मैं समझता हूं ये हम सबके लिए हर्ष की बात है। माननीय अध्यक्ष जी, एक जरूर मैं सबको अवगत कराना चाहूंगा, कमेटी के सभी रिकमेंडेशंस इतनी लाजवाब थे कि उन्होंने 8 रिकमेंडेशंस दिए कि 8 और प्रोविजन को सम्मिलित किया जाए। हमने 8 की 8 रिकमेंडेशन 5 एक्ट्स की एक्सेप्ट कर ली और ये 8 प्रोविजन को भी डिक्रिमिनलाइज किया। साथ ही साथ कमेटी ने 7 ऐसी रिकमेंडेशन दी कि भाई ये आपका सुझाव तो है कि इसमें डिक्रिमिनलाइज किया जाए, लेकिन इन 7 पे हमें लगता है कि अभी ना करें। तो हमने उन 7 पे इस बिल में अभी नहीं किया, इस पे और स्टेक होल्डर कंसल्टेशन करेंगे, कमेटी के मेंबर से भी चर्चा करेंगे, ये वर्किंग ग्रुप इस पे और चिंता करेगा, फिर अगर लगा फिर भी लाने लायक है तो अगले बिल में ले आएंगे। ये जन विश्वास बिल शुरुआत है, अंत नहीं है, ये पहला प्रयास है, आगे ऐसे और प्रयास बहुत सारे हैं। तो हमने उनको आपकी रिकमेंडेशन, कमेटी के रिकमेंडेशन का इज्जत करते हुए इस बिल से 7 को हटा दिया। मैं कमेटी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने 3 प्रावधान ऐसे थे जिसपे कहा कि क्वांटम ऑफ पेनल्टी को बढ़ाया जाए। उनको लगा कि हमने जो रखा है वो अभी भी कम है, डिटरेंट नहीं बनेगा, लोग इसके कारण शायद फिर भी गलती कर सकते हैं या बार बार गलती कर सकते हैं। तो कमेटी की रिकमेंडेशन हमने वो तीनों एक्सेप्ट कर दी। एक ही माननीय अध्यक्ष जी, एक ही रिकमेंडेशन जो कानूनी विशेषज्ञ और कानून डिपार्टमेंट से जब सलाह मशुरा किया तो हम नहीं एक्सेप्ट कर पाए। अच्छा सुझाव था, अगर आप मुझे पूछे तो सुझाव था कि इसको रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट्स को रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे दिया जाए। 1 करोड़ केसेस सीधे कम हो सकते थे। उनका सुझाव था ये सभी को अगर रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट दे दें, पर साथ में देखिए कमेटी कितनी सूझबूझ से काम कर रही थी। लिखा था गवर्नमेंट में लुक इनटू द लीगैलिटीज एंड अदर कॉन्सिक्वेंसेस of giving retrospective effect, and if feasible retrospective effect may be given to the proposed amendments। वास्तव में मेरा दिल बड़ा खुश था और मैंने विभाग को कहा कर दो भाई हो सके तो, पर सभी कानूनी जो एक्सपर्ट्स हैं, विशेषज्ञ और कानून विभाग का कहना था कि जो पुराने कोर्ट के दायरे में आ चुके हैं, कोर्ट ने संज्ञान ले लिया, या पुराने गलतियां हुई या जो भी ऑफेंस है उसको आप पार्लियामेंट में कानून पास करके कोर्टों से बाहर नहीं निकाल सकते। पर अब जब हमने कानून पास कर दिया, मेरा विश्वास है और मुझे पूरा सम्मान के साथ मैं कह सकता हूं कि हमारे जो बहुत ही सम्माननीय जज होते हैं वो देखते हुए कि अब ये सब कानून में बदलाव होने से इनको डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया है, तो शायद वो जो 1 करोड़ ऐसे केस हैं जो इसके दायरे से बच सकते थे, शायद कोर्ट ही इसका संज्ञान लेते हुए उनको जल्दी निपटा देगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। बाकी तो उनके विवेक के ऊपर है और उनके पास वो पूरे पावर्स हैं, इसका क्या करना। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सिर्फ 1-2 छोटी बातें बताना चाहता हूं। मुझे जो दुख था शुरुआत में तो मैंने कही थी, पर मैं एक बार और बताना चाहता हूं मुझे दुख क्यों हुआ कि कई बार कमेटी के काम में भी हम राजनीतिकरण करते हैं। वैसे तो ओवरऑल कमेटी ने बहुत अच्छे सुझाव दिए, पर सर कमेटी ने 2 मेंबर्स ने, एक कांग्रेस के मेंबर थे, एक डीएमके के थे। मैं व्यक्तिगत नाम नहीं ले रहा हूं, किसी पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, पर ये जो मानसिकता है कि भाई सरकार को चाहिए तो उसको अपोज करना, वो सदन और देश के समक्ष आपके माध्यम से रखना चाहता। दोनों मान्य पार्टीज के सदस्य ने
कहा कि जो अमेंडमेंट आप फूड कॉरपोरेशन एक्ट में करने जा रहे हो वो नहीं किया जाए। दोनों ने कहा ये फूड कॉरपोरेशन एक्ट। अब मैं इस माननीय सदन और माननीय सदस्यों के सामने आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि उस एक्ट की कहानी क्या है। सर ये फूड कॉरपोरेशन ऑफ एक्ट मेरे जन्म के वर्ष 1964 में बना था। लगभग 60 साल में भी सीनियर सिटीजन हो जाऊंगा। ये 64 के एक्ट में एक प्रावधान है सेक्शन 41 जो कहता है कि 6 महीने की सजा होगी अगर कोई व्यक्ति फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का नाम बिना उसकी अनुमति के लेता है। बस इतना ही है। अगर कोई व्यक्ति एफसीआई का नाम उनके अनुमति के बगैर किधर भी लेता है तो 6 महीने की सजा। 60 साल या 59 सालों में आज तक इस प्रावधान का एक भी बार इस्तेमाल नहीं हुआ, एक भी बार इस्तेमाल नहीं। और हमारे माननीय सदस्य कह रहे हैं कि इसको डिक्रिमिनलाइज नहीं करना चाहिए। मैंने सिर्फ एक उदाहरण इससे दिया कि मैं चाहूंगा कि जब कमेटी में हम लगभग राजनीति से कभी प्रेरित नहीं होते, कमेटी में काम करते, मैं भी कमेटी में रहा हूं विपक्ष के नाते, हमने ऑलवेज कंस्ट्रक्टिव सजेशन थे और कई ऑफ कोर्स विपक्ष के कई सदस्य थे, बहुत अच्छे सुझाव कई विपक्ष के सदस्यों ने भी दिए, दोनों तरफ ट्रेजरी बेंच विपक्ष दोनों ने दिए। लेकिन इस प्रकार का जब मानसिकता दिखती है तो अवश्य दुख होता है। ऐसे ही एक हाई डिनोमिनेशन बैंक नोट्स डिमोनेटाइजेशन एक्ट को हमने रिपील करने का इस कानून में लाए। अब खत्म हो गई वो बात। उसमें भी जो प्रावधान थे, फेलियर टू फर्निश रिकॉर्ड्स, फेलियर टू गिव इंफॉर्मेशन, ऐसे थे। सर अब एक तरफ तो इन्होंने सालों साल माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारी सरकार की आलोचना की जब हम देश हित में हाई डिनोमिनेशन करेंसी नोट्स को डिमोनेटाइज किया। अब कह रहे हैं कि नहीं, उसको उसमें जो क्रिमिनल प्रावधान है उसको मत करिए, हटाइए मत, उसको रखिए। अब मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूं कि उनकी मंशा क्या है कि वो डिमोनेटाइजेशन के पक्ष में बन गए। हो सकता है शायद इतने वर्षों में उनका भी मन बन गया हो, कांग्रेस का भी, कि डिमोनेटाइजेशन पीएम साहब लाए थे, सरकार लाई थी, वो देश के हित में था, देश के लिए अच्छा था। अगर वो यहां दर्शा रहे तो मैं उसका अवश्य स्वागत करता हूं। एक और विषय सिर्फ मैं सदन के समक्ष रखना चाहता हूं, सिर्फ जानकारी के हेतु। एक डिफेंस में एक एक्ट है, डिफेंस का एक्ट है जिसमें कहा गया है कि अगर कोई ऐसा प्लास्टिक बैग इस्तेमाल करे तो उसके ऊपर सजा हो सकती है। मैं एक मिनट वो एक्ट निकाल लूं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इससे सिर्फ मैं आपका थोड़ा समय ले रहा हूं, लेट हो गया है, सब घर जाना चाहते हैं, मैं समझ रहा हूं, पर एक एक्ट में ऐसा प्रावधान है। कौन सा एक्ट है ये? कैंटोनमेंट एक्ट। कैंटोनमेंट एक्ट है माननीय अध्यक्ष जी। कैंटोनमेंट एक्ट में लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति यूजेज ऑफ मटेरियल ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल नेचर इंक्लूडिंग पॉलिथीन बैग का इस्तेमाल करता है, और उसके साथ एक दो और छोटी चीजें, रेजिग्नेशन विदाउट परमिशन या एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी बाय सफाई कर्मचारी। अब कोई बीमार हो गया तो पहले बीमारी का इलाज करेगा कि कैंटोनमेंट बोर्ड को देगा कि मैं आज नहीं आ सकता हूं काम। ऐसे छोटे प्रावधान हमने डिक्रिमिनलाइज किए। अब आप बताइए माननीय अध्यक्ष जी, कोई व्यक्ति अगर कैंटोनमेंट के एरिया में कुछ सामान लेते हुए जा रहा हो, उसको कैसे मालूम कि मेरा बैग बायोडिग्रेडेबल मटेरियल का है कि नहीं? अब संभव है क्या? अब हम उसको डिक्रिमिनलाइज करते हैं तो कुछ मान्य सदस्यों को उसमें भी दिक्कत लगती है। ऐसी जब चीजें होती हैं तो अवश्य दिल को दुख होता है, और मैं समझता हूं कि बड़ी सोची समझी ये प्रावधानों में बदलाव सरकार लाई है,
सबकी सहमति से लाई है और मेरा विश्वास है कि इसका लाभ देश के सामान्य व्यक्ति को, जो माननीय तिवारी जी ने, बिप्लब जी ने, सुजीत जी ने, सभी मीता जी ने, सभी ने कहा, देश के सामान्य लोगों को इसका लाभ होगा। अंत में मैं मेरे खुद का एक अनुभव बोल के अपने बात को विराम दूंगा। सर, मैं जब 17 वर्ष का था तब मैंने एक छोटी फैक्ट्री लगाने का काम शुरू किया। ये 1980 का दशक था। तब एक ऐसी सरकार थी जिसको 400 से अधिक सांसद चुन के देश की जनता ने भेजा था। मैं कॉलेज का विद्यार्थी था। बड़े उत्साह से एक युवा प्रधानमंत्री ने बड़ी बड़ी बातें की थी। युवा प्रधानमंत्री ने ऑफ कोर्स ये भी कहा था कि मैं तो इतना निहत्था हूं कि मैं 100 रुपए भेजता हूं तो सिर्फ 15 रुपए गरीब तक पहुंचते हैं, 85 रुपए तो दलाल और भ्रष्टाचारी और बिचौलिए ले जाते हैं। उस समय आपको याद होगा ये बात। तब मैंने साहस किया कि अगर युवा प्रधानमंत्री कह रहा है कि मैं कुछ अच्छा करने जाने वाला हूं देश के लिए, तो मैंने भी एक छोटी 19,80,000 रुपए की 19,80,000 रुपए की फैक्ट्री लगाई थी, छोटी सी। ये अलग बात है कि उसके लिए 2,930 वर्ग मीटर 2930 स्क्वायर मीटर जमीन खरीदने के लिए मुझे उस समय की कांग्रेस की महाराष्ट्र सरकार चल रही थी, MIDC जो महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन 82-83 में काम करता था। सर, 2,930 स्क्वायर मीटर की जमीन खरीदने के लिए 93 या 94 टाइम्स मुझे MIDC के ऑफिस के धक्के खाने पड़े। 93 या 94, मैं भी भूल रहा हूं, उम्र हो गई है ना मेरी। 93-94 टाइम्स 17-18 साल के आयु में मैंने धक्के खाए थे एक छोटी सी जमीन के टुकड़े के लिए। और उसी समय का मुझे यह भी याद है, मुझे पता भी नहीं था कि कोई कलेक्शन और स्टैटिस्टिक्स एक्ट होता है। 3-4 साल तक वो स्टैटिस्टिक्स नहीं भरे थे। तो मुझे याद है जो मेरा हैरेसमेंट हुआ था उस समय, जिस प्रकार से मुझे तंग किया गया था, जिस प्रकार से बार बार वो कलेक्शन और स्टैटिस्टिक्स एक्ट के अंतर्गत अधिकारी आते थे, टॉन्ट करते थे कि आपने स्टैटिस्टिक्स तो दिया नहीं है, अब ये स्टैटिस्टिक्स नहीं देने का तो हमारे पास कोई पर्याय नहीं है, आपको तो अब जेल जाना पड़ेगा। और आप सोचिए छोटी आयु में जेल का डर कितना होता हो। ये बात अलग है कि आज एक नेता जो अपने आप को परमानेंटली युवा नेता मानता है, वो एक पूरे समाज का इंसल्ट कर देते हैं, लेकिन एक छोटी माफी मांगने में उनको ऐंठ आती है। वो मानसिकता अलग है, पर हमको तो, हम माफी क्या उसके पांव छूने को तैयार थे कि साहब गलती हो गई, मुझे मालूम ही नहीं था ऐसा मुझे स्टैटिस्टिक्स देने। लेकिन मुझे जिस प्रकार से जलील किया गया, जिस प्रकार से हैरेस किया गया, जेल की धमकी के नाते जो मेरे से गलत काम भी उस समय करवाए गए थे, मैं समझता हूं अगर मैं आज कलेक्शन और स्टैटिस्टिक्स एक्ट में वो प्रावधान निकालने का मुझे सौभाग्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं। धन्यवाद।